हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। लेट्स स्टार्ट। सो आज मैं आपके लिए एक न्यू वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें हम आगे के 15 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं पेडागोजी के। एंड ये हमने सीटेट का प्रीवियस ईयर कौन सी ईयर का था, 2022 का पेपर था, जनवरी। तो ये हम सॉल्व कर रहे हैं जिसमें हमने लास्ट वीडियो में 50 क्वेश्चन सॉल्व करे थे। एंड नाउ इन दिस वीडियो वी विल कंटिन्यू आवर 50 क्वेश्चंस। आगे के 50 क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। So your 16th question is, in order to promote inclusion in education, which of the following becomes a barrier? अगर हमें प्रमोट करना है इंक्लूजन कि इंक्लूसिव क्लासरूम बनाना है, मिलजुल कर हर तरह की चीजें इंक्लूसिव करना है एजुकेशन को, तो कौन सी चीज रुकावट है? प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, कल्चर ऑफ एम्पैथी, इनएक्सेसिबल बिल्डिंग, रिस्पॉन्स टू इंटरवेंशन। सो रुकावट कौन है, बैरियर कौन है? हमारा प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी हमारा कभी बैरियर नहीं हो सकता, ये कहीं ना कहीं प्रमोट ही करेगा। कल्चर ऑफ एम्पैथी हर कल्चर के प्रति होनी चाहिए। इनएक्सेसिबल बिल्डिंग, बिल्डिंग ही नहीं अच्छे से बनी हुई, या मतलब बिल्डिंग इस तरह से नहीं बनी हुई कि जो बच्चे, जिन बच्चों को नीड है, जो बच्चे स्टेयर्स का यूज नहीं कर सकते या जिनको जो डिसेबल होते हैं उनके लिए सुविधा अवेलेबल ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो इंक्लूजन नहीं कहलाएगा एजुकेशन में, या वो सारी लर्निंग फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं उन बच्चों के अकॉर्डिंग। रिस्पॉन्स टू इंटरवेंशन, सो जो सुटेबल आंसर है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, जो कि है इनएक्सेसिबल बिल्डिंग। आज इनएक्सेसिबल बिल्डिंग होना जिस मतलब बच्चे के लिए वो सारी चीजें प्रोवाइड ना होना जिसकी उसे नीड है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस गोज अगेंस्ट द फिलोसफी ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन? कौन सी प्रैक्टिस अगेंस्ट जाएगी फिलोसफी ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन? जो अगेंस्ट है, यू कैन से अपोजिट उसके जा रही है, बिल्कुल ही उसके सपोर्ट में नहीं जा रही इंक्लूसिव एजुकेशन के। तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन गिवन है, पहला ऑप्शन है गिविंग इम्पोर्टेंस टू लर्नर्स वॉइसेस, कि बच्चे की जो वॉइस है उसको इम्पोर्टेंस देना, कि बच्चों की बातों को। इम्प्लीमेंटिंग कल्चरली इंक्लूसिव क्लासरूम, कल्चर इंक्लूसिव क्लासरूम इंप्लीमेंट करते रहना कल्चर के अकॉर्डिंग। कीपिंग हाई एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम सिलेक्टेड फ्यू, कि कुछ लिमिटेड स्टूडेंट से ही हाई एक्सपेक्टेशंस रखना कि यही डेवलप कर सकते हैं, यही अच्छा स्कोर सकते हैं। रिस्पॉन्डिंग पॉजिटिवली टू डाइवर्सिटी, या डाइवर्स क्लासरूम में पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करना हर बच्चे का, क्योंकि डाइवर्स है तो उस क्लासरूम में हर तरह का स्टूडेंट होगा, आपको उसको पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करना है। तो जो चीज आपको नहीं करनी चाहिए, जो अगेंस्ट जा रही है इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए, सही नहीं है, वो है कि कीपिंग द हाई एक्सपेक्टेशन फ्रॉम सिलेक्टेड फ्यू, कि थोड़े से बच्चों से ही एक्सपेक्टेशन ज्यादा हाई रखना कि ये कर सकते हैं। नो, दिस इज नॉट अ मोटिव ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन हमें कभी भी ये नहीं कहता कि हाई एक्सपेक्टेशन रखो सिर्फ गिने चुने बच्चों से। जो एक्सपेक्टेशंस रखनी है वो ओवरऑल क्लास से। हमारी जो भी हम प्रिपेयर करने हैं लर्निंग मटेरियल, जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं बच्चे के लिए, वो ओवरऑल क्लास के लिए हो रहा है, कुछ लिमिटेड स्टूडेंट के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा। तो ये वाला अगेंस्ट जा रहा है इंक्लूसिव एजुकेशन के। नाउ योर नेक्स्ट 18th इज, which of the following disability is directly associated with the difficulty in social interaction? इनमें से कौन सी ऐसी डिसेबिलिटी है जिसमें डायरेक्टली ये हमें पता चलता है कि बच्चे को सोशल इंटरेक्शन में डिफिकल्ट होती है? ऑटिज्म, डिसलेक्सिया, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, विजुअल इंपेयरमेंट। तो विजुअल इंपेयरमेंट हो गया कि ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, पर इससे सोशल इंटरेक्शन में थोड़ी ना डिफरेंस आ जाएगा। अगर उसकी आई साइड वीक्स है तो बात तो करेगा ना, बोल तो सकता है। डिसलेक्सिया, लिखने रीडिंग में प्रॉब्लम, बोलने में तो रीडिंग नहीं आती। यहाँ पे सोशल इंटरेक्शन का रीडिंग से तो कोई मतलब ही नहीं है। लोकोमोटर डिसेबिलिटी, चलने में या बॉडी पार्ट्स को ठीक से अच्छे से नहीं मूव कर पा रहा, या उसे वो चल नहीं पा रहा, यूज नहीं कर पा रहा, तो वो भी कहीं ना कहीं सोशल इंटरेक्शन में तो नहीं डिफिकल्टी है। तो जो चीज सोशल इंटरेक्शन में डिफिकल्टी क्रिएट करती है वो है ऑटिज्म। इसमें बच्चा इजीली, उसका जो माइंड होता है वो इजीली इंटरेक्ट नहीं करता, लोगों से दूर रहता, सोशली इंटरेक्ट नहीं कर पाता। So your correct answer is autism. Then you come to the next question, 19th. Which of the following practice will hinder successful inclusion of student with hearing impairment? कौन सी चीज रुकावट है एक सक्सेसफुल इंक्लूजन स्टूडेंट की हियरिंग इम्पेयरमेंट में? हियरिंग इम्पेयरमेंट वाले जो बच्चे इंक्लूजन में स्टूडेंट्स के अंदर आते हैं
उनके लिए क्या रुकावट है, क्रिएट कर रहा है। अलाउइंग एक्स्ट्रा टाइम फॉर प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन, कैप्शनिंग या स्क्रिप्ट्स फॉर अनाउंसमेंट ऑफ वीडियोज, एनहेंसिंग लिप रीडिंग कंडीशन इन क्लासरूम, रिलाइंग एक्सटेंसिवली ऑन लेक्चर मोड ऑफ टीचिंग। तो कौन सी चीज नहीं करनी चाहिए, रुकावट है, मतलब हियरिंग इम्पेयरमेंट वाले बच्चों की, हियरिंग इम्पेयरमेंट मतलब जिन्हें सुनने में प्रॉब्लम हो, कान से ठीक से सुनाई ना दे रहा हो, उन बच्चों के लिए कौन सी चीजें में नहीं करनी चाहिए रुकावट, एक तरह की उनको डेवलपमेंट में बच्चे की रुकावट है, बच्चा उसमें लर्निंग नहीं कर पाएगा। तो जैसे अलाउ एक्स्ट्रा टाइम फॉर प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन, तो ये तो करेक्ट है कि हम उसे अलाउ करेंगे कि वो थोड़ा टाइम ले और उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करे। कैप्शनिंग या स्क्रिप्ट फॉर अनाउंसमेंट या वीडियोज, स्क्रिप्ट लिखना या वीडियोस के थ्रू बच्चों को समझाना, क्योंकि उन्हें सुनने में तो वो देख के तो समझ सकते हैं। एनहेंसिंग लिप रीडिंग कंडीशन, लिप रीडिंग पे जोर देना क्लासरूम में। रिलाइंग मतलब अपनी जो लिप रीडिंग आप जिस तरह से बोल रहे हो उसको क्लियरली बोले ताकि बच्चा उसे अच्छे से समझ सके। रिलाइंग एक्सटेंसिवली ऑन लेक्चर मोड ऑफ टीचिंग, ज्यादा से ज्यादा लेक्चर मोड नो। अगर बच्चे को हियरिंग इम्पेयरमेंट हो, हम लेक्चर मोड पे ज्यादा फोकस ना करके डिफरेंट मेथड्स यूज करेंगे विच आर वेरी बेनिफिशियल फॉर हियरिंग इम्पेयरमेंट चिल्ड्रन, जैसे कि वीडियोस दिखा दी, लिप रीडिंग में फोकस करा। पूरे तरह से लेक्चर मेथड हम नहीं यूज कर सकते उन बच्चों के लिए, अगर हम वो करेंगे तो कहीं ना कहीं एक तरह से हिंड्रेंस क्रिएट करेगा बच्चे की डेवलपमेंट में। नाउ योर 20th इज, in order to the needs of students with giftedness, a teacher should avoid। जो बच्चों की नीड है, स्टूडेंट जो गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं, तो टीचर को क्या चीज अवॉइड करनी चाहिए उन बच्चों के लिए। अलाउइंग इंडिपेंडेंट लर्निंग अपॉर्चुनिटीज, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर सेल्फ डायरेक्टेड एक्टिविटीज, सेटिंग यूनिफॉर्म गोल्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स, यूजिंग एडवांस सप्लीमेंट्री रीडिंग मटेरियल। सो आप जल्दी से बताइए इसका क्या आंसर होना चाहिए जो कि टीचर को अवॉइड करना चाहिए जो गिफ्टेड स्टूडेंट्स होते हैं, और कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। सो आपने आई होप करा होगा। जो जैसा कि आपका फर्स्ट पॉइंट कह रहा है, अलाउइंग इंडिपेंडेंट लर्निंग अपॉर्चुनिटी, इंडिपेंडेंट लर्निंग अपॉर्चुनिटी हर बच्चों को इंडिविजुअली देनी चाहिए, तो ये तो सही है। गिफ्टेडनेस बच्चा है, गिफ्टेड चाइल्ड है, तो उसको हम इंडिविजुअल काफी अपॉर्चुनिटी दे रहे ताकि वो आगे ग्रो कर सके। प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर सेल्फ डायरेक्टेड एक्टिविटी, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराना है कि अपनी एक्टिविटीज को ही देख पाए। हाँ, अगर वो गिफ्टेड चाइल्ड है तो अपनी एक्टिविटीज को जब देखेगा, ध्यान देगा, तो उसे अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि और वो कैसे इंप्रूव कर सकता है। सेटिंग यूनिफॉर्म गोल्स, एक ये गोल सेट कर दिया हर बच्चे के लिए। या यूजिंग एडवांस सप्लीमेंट्री रीडिंग, एडवांस सप्लीमेंट्री रीडिंग मटेरियल्स यूज किए जाए क्लास में। सो जो गलत चीज है वो है सेटिंग यूनिफॉर्म गोल्स। हमें एक लिमिट ये नहीं कह सकते कि आपको ये लाइन ही क्रॉस करनी है। नो, हर बच्चे की कैपेबिलिटी डिफरेंट होती है, तो वी कांट सेट यूनिफॉर्म गोल फॉर ऑल स्टूडेंट। तो ये चीज गलत है। एक गिफ्टेड चाइल्ड के लिए हम ये नहीं कर सकते, गिफ्टेड स्टूडेंट जो होते हैं, कि आपको यही गोल अचीव करना है। नो, अगर वो उससे आगे कर सकता है तो हमें उसे आगे अकॉर्डिंग सपोर्ट करना चाहिए जितनी उसकी कैपेबिलिटी है। नाउ नेक्स्ट इज 21th assertion एंड रीजनिंग वाला क्वेश्चन है, जिसमें assertion गिवन है, अ टीचर शुड गिव द अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट फॉर अप्लाइंग द लर्निंग टू डिफरेंट सिचुएशन। टीचर को बच्चे को अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए डिफरेंट की, ताकि वो डिफरेंट सिचुएशन में कैसे अपने आप को हैंडल करेगा। एंड रीजनिंग क्या गिवन है, अप्लाइंग द लर्न कॉन्सेप्ट टू पर्टिकुलर सिचुएशन सपोर्ट्स डीप लॉन्ग लास्टिंग नॉलेज अमंग लर्नर्स। अप्लाई करना जो लर्न कॉन्सेप्ट है बच्चे के उस पर्टिकुलर सिचुएशन में, ताकि वो उसको और अच्छे से डीपली अंडरस्टैंड करे और लंबे समय तक उस नॉलेज को अपने माइंड में स्टोर कर सके। तो कहीं ना कहीं दोनों बात करेक्ट है कि टीचर को अपॉर्चुनिटी भी देनी चाहिए एंड जो लर्न चीज ऑलरेडी होती है बच्चे को उससे रिलेटेड सिचुएशन देनी चाहिए ताकि उसकी डीप अंडरस्टैंडिंग हो सके। सो बोथ आर ट्रू एंड रीजनिंग ऑल्सो करेक्ट। तो आप बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ये ए वाला जो आपका आंसर है आप इस पे मार्क करेंगे। नाउ कम टू द 22th, अ टीचर वांट्स टू फैसिलिटेट कॉग्निटिव मॉनिटरिंग स्किल्स अमंग हिज स्टूडेंट्स। टीचर चाहती है अपने बच्चों में मानसिक मॉनिटरिंग स्किल्स को करना, तो कौन सी चीज शुड बी अवॉइड, कौन सी चीजों से अवॉइड करनी चाहिए। डिसमिसिंग एरर विदाउट डिस्कशन, जो एरर है बिना डिस्कशन के उसको छोड़ देना।
आइडेंटिफाई व्हाट डजंट मेक सेंस, ये आइडेंटिफाई करना कि कौन सी चीज सेंस नहीं करती, या मेक इंट्यूटिव प्रेडिक्शन ऑफ आंसर्स, कि इंट्यूटिव प्रेडिक्शन कर रहा है आंसर की, तुक्का लगाना, या सेल्फ क्वेश्चनिंग या सेल्फ टेस्टिंग। तो जो चीज अवॉइड करनी चाहिए इस पर्पस के लिए वो है डिसमिसिंग एरर्स विदाउट डिस्कशन, कि एरर्स को बिना डिस्कस करे उसको डिसमिस कर देना। नो, बच्चे को जब तक पता ही नहीं चलेगी गलती तब तक वो उसको इम्प्रूव कैसे करेगा। तो ये चीज हमें अवॉइड करनी चाहिए एज अ टीचर। नाउ योर नेक्स्ट इज स्टूडेंट्स फेलियर इज ऑफन कनेक्टेड विद disinterest in learning tasks. This can minimized by students का failure is often connected with disinterest in learning. स्टूडेंट्स का फेलियर कहीं ना कहीं ये कनेक्ट करता है कि उसका इंटरेस्ट नहीं हो उस लर्निंग टास्क में। इस चीज को हम कम कैसे कर सकते हैं? कंडीशनिंग दैम टू गेट द टास्क कंप्लीटेड एज इजिली एज पॉसिबल, उसको कंडीशनिंग करना, उसको सपोर्ट करना कि ताकि वो जल्द से जल्द टास्क को कंप्लीट करे। बट वो टास्क को तो नहीं सीख पा रहा ना, तो इसमें तो मैं उसे, अगर एज अ टीचर आप ही बताए जा रहे हो कंडीशनिंग, तो ये चीजें जो फेलियर वाली है इसको एज अ टीचर आप कैसे कम कर सकते हो? हेल्पिंग स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड द रेलिवेंस ऑफ लर्निंग द टास्क, हेल्प करके मेकिंग लर्निंग टास्क हाईली कॉम्प्रिहेंसिबल फॉर मोस्ट स्टूडेंट्स, कि इतना ऐसा टास्क बनाना कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे कर पाए। या नॉट स्पेसिफाइंग द एप्लीकेबिलिटी फॉर लर्निंग टास्क इन द रियल लाइफ, कि ये स्पेसिफाई ना करना कि एप्लीकेबल नहीं है बच्चा उस लर्निंग टास्क को रियल लाइफ में। तो जो बेस्ट सुटेबल आंसर है एज अ टीचर आपको हेल्प करना चाहिए बच्चे की अंडरस्टैंड करने के लिए कि कैसे वो उस टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं। सो बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ कम टू द नेक्स्ट 24th क्या कह रहे हैं? लर्निंग बिकम्स इफेक्टिव एंड रेलिवेंट व्हेन, लर्निंग कब इफेक्टिव और रेलिवेंट होती है? जब न्यू कंटेंट इज डिस्कनेक्टेड विद प्रीवियस नॉलेज, नया कंटेंट डिस्कनेक्ट हो जाता है हमारी प्रीवियस नॉलेज से, या पैसिव इमिटेशन इज रिपीटेड सेवरल टाइम्स बाय स्टूडेंट्स, ये जो एक पैसिव इमिटेशन होती है वो रिपीट की जा रही है कई बार स्टूडेंट्स द्वारा। या स्टूडेंट्स आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग, बच्चे एक्टिवली इन्वॉल्व है मीनिंग मेकिंग के प्रोसेस में। या स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स आर कंडीशन यूजिंग सर्टेन स्टिमुलस, स्टूडेंट्स के रिस्पॉन्स को कंडीशन किया जाता है कुछ स्टिमुलस के अंदर। तो एक लर्निंग को अगर आपको इफेक्टिव एंड रेलिवेंट तभी होगी जब स्टूडेंट्स उसमें इन्वॉल्व हो गए। आप कोई भी टास्क क्लास में कर रहे हो, एक्टिविटी करा रहे हो, जब तक बच्चे ही उसमें एंगेज नहीं है तो आप कैसे कह सकते हो वो इन बच्चे समझ इफेक्टिव लर्निंग है? लर्निंग तब तक इफेक्टिव नहीं होगी जब तक बच्चे उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे। तो स्टूडेंट्स आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग, तो जब बच्चे एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं उसी प्रोसेस में लर्निंग इफेक्टिव मानी जाती है। अदरवाइज हम नहीं कह सकते, अगर लर्निंग बच्चा ही नहीं एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा, सिर्फ बैठा हुआ है शांति, तो वो एक इफेक्टिव लर्निंग नहीं है, अंदर नहीं आएगा। सो देन योर नेक्स्ट इज 25th, Which of the following question exemplify procedural knowledge? इनमें से कौन सा क्वेश्चन हमें बता रहा है प्रोसीजरल नॉलेज को एक्सप्लेन कर रहा है कि प्रोसीजरल नॉलेज को फॉलो कर रहे हैं? स्टेट पाइथागोरस थ्योरम, नेम द मेन कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन फूड, हाउ टू राइड अ बाइसाइकिल, या हु इज द ऑथर ऑफ द नॉवल गॉर्डन। सो अकॉर्डिंग टू यू विच इज द करेक्ट आंसर? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएंगे आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या है। ये जो प्रोसीजरल नॉलेज है उसमें क्या बोला जा रहा है? प्रोसीजर को फॉलो किया जाए। पाइथागोरस थ्योरम ये रॉन्ग, ये प्रोसीजरल नॉलेज नहीं आएगी। कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन फूड, ये डायरेक्ट आंसर है, जो कंपोनेंट्स है वो आप बता दोगे, इधर कोई प्रोसीजर नहीं फॉलो हो रहा। या वो इज द ऑथर ऑफ द नॉवल, यहाँ पे डायरेक्ट नाम पूछा जा रहा है, यहाँ पे भी प्रोसीजर नहीं हो रहा। बट हाउ टू राइड अ बाइसाइकिल, बाइसाइकिल का एक प्रोसीजर होता है कि आपको हैंडल को एक सीधी वे में अच्छे से करना है, ज्यादा हिलाना नहीं, स्ट्रेट रखना है, कब आपको ब्रेक का यूज करना है, कैसे पैडल लगाने हैं, पैडल मारने हैं, स्ट्रेट पोजीशन में अपने आप को रखना है, ज्यादा हिलना नहीं। तो ये जो प्रोसीजर होता है आपको फॉलो करना पड़ेगा तब तक, अदरवाइज आप लोग साइकिल नहीं चला पाएंगे, है ना।
कोई भी चीज अगर हम सीखते हैं, बाइसाइकिल हो गई या स्कूटी सीख रहे हो, तो उसका एक प्रोसीजर होता है, फॉलो करना पड़ता है, तभी आप उसे कर पाते हो, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। तो ऐसी बाइसाइकिल का करने के लिए भी एक प्रोसीजर होता है, जो स्टेप्स होते हैं वो आप फॉलो करोगे तभी आप अच्छे से फ्लुएंटली अच्छे से साइकिल चला पाएंगे, अदरवाइज आप ठीक से उसको राइड नहीं कर पाएंगे। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 26, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मेटाकॉग्निशन इज नॉट करेक्ट। सो ये जो स्टेटमेंट्स अब आपके सामने मैं दिखाने वाली हूँ, कौन सी मेटाकॉग्निशन से करेक्ट नहीं है। पहली है मेटाकॉग्निशन हेल्प्स इन रिफ्लेक्टिंग ऑन वन्स ओन नॉलेज। मेटाकॉग्निशन कहीं ना कहीं मदद करता है अपनी खुद की नॉलेज को रिफ्लेक्ट करना। सो दिस इज नॉट करेक्ट। एंड योर नेक्स्ट इज मेटाकॉग्निशन इज लोअर ऑर्डर नॉलेज। सो जैसा कि बताया गया है, मेटाकॉग्निशन एक लोअर ऑर्डर नॉलेज है, या मेटाकॉग्निशन रेगुलेट्स कॉग्निशन एंड लर्निंग, या मेटाकॉग्निशन इज थिंकिंग अबाउट थिंकिंग। तो जो करेक्ट आंसर है, मेटाकॉग्निशन एक लोअर ऑर्डर नॉलेज है। या सॉरी, करेक्ट नहीं, रॉन्ग बोला है ना कि कौन सा रॉन्ग है, तो ये वाला रॉन्ग है। मेटाकॉग्निशन एक लोअर ऑर्डर नॉलेज नहीं है, उल्टा ये हमें कॉग्निशन लर्निंग के बारे में बताता है, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग है, और ये रिफ्लेक्ट करता है अपने खुद की नॉलेज को भी बताता है। तो ये लोअर ऑर्डर नॉलेज के अंदर तो नहीं आएगा, बिकॉज बाकी सारे कहीं ना कहीं पॉजिटिव चीज को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, एंड ये किए ये जो नेगेटिव को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो कई बार हमें उसके थ्रू भी आंसर्स का पता चल जाता है कि कौन सा हमारा आंसर करेक्ट है। देन योर 27th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर हिंडर्स प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस अमंग स्टूडेंट्स। इनमें से कौन सा फैक्टर है जो रुकावट क्रिएट करता है, हिंड्रेंस क्रिएट करता है प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस को अंदर बच्चों के अंदर डेवलप करने में। एंटिसिपेटिंग द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सिलेक्टिव सॉल्यूशन, डिफाइनिंग गोल्स एंड रिप्रेजेंटिंग द प्रॉब्लम, एक्सप्लोरिंग मल्टीपल पॉसिबल सॉल्यूशंस, या फिक्सेटिंग ऑन कन्वेंशनल यूजेस ऑफ फॉर मटेरियल्स। सो जो करेक्ट फैक्टर है, जो मतलब जो प्रॉब्लम रुकावट क्रिएट करता है प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस में, कि एंटिसिपेट करना कॉन्सिक्वेंस सिलेक्टेड सॉल्यूशन, तो दिस इज नॉट द हिंड्रेंस, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिफाइनिंग गोल्स एंड रिप्रेजेंटिंग द प्रॉब्लम, ये भी कोई हिंड्रेंस नहीं है। एक्सप्लोरिंग मल्टीपल पॉसिबल सॉल्यूशन, तो ये तो अच्छी बात है कि बच्चा एक्सप्लोर कर रहा है मल्टीपल पॉसिबल सॉल्यूशन, तो अच्छी बात हो गई। फिक्सेटिंग अनकन्वेंशनल यूज ऑफ, फिक्स कर दे, कोई चीज फिक्स नहीं करनी चाहिए, वो फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं हुई, वो तो फिक्स आंसर हो गया। अगर हम प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात कर रहे हैं तो बच्चा प्रॉब्लम सॉल्विंग को तभी कर पाएगा जब उसके मल्टीपल सॉल्यूशन, अगर हम फिक्स कर देंगे तो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस नहीं होगा बच्चों में। देन योर नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑल्टरनेटिव कंसेप्शंस। कौन सा कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑल्टरनेटिव कंसेप्शंस करेक्ट है, ऑल्टरनेटिव कंसेप्शंस के कॉन्टेक्स्ट में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑल्टरनेटिव कंसेप्शंस आर ऑलवेज बेसलेस, शुड बी हाईली डिस्करेज बाय टीचर। Alternative conceptions are meaningful in mediating children's ability to learn. Alternative conceptions don't signify anything about conceptual change and cognitive abilities. Alternative conceptions get formed only among those children who have neurological deficits. So बताइए which is the correct answer according to you. Suitable and correct answer कौन सा होगा, को जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन अकॉर्डिंग टू यू करेक्ट है, जो ऑल्टरनेटिव कंसेप्शन के कॉन्टेक्स्ट में सही है। आई होप आप लोग कर भी रहे होंगे, अगर जिन्होंने कर लिया अच्छी बात है। एंड देन आफ्टर दैट आप चेक करना कि आपके टोटल 15 क्वेश्चन में से कितने आंसर्स करेक्ट है, कितने रॉन्ग है, एंड मुझे आप कमेंट सेक्शन के थ्रू बताएंगे जरूर कि आपके कितने मार्क्स आए हैं। सो ऑल्टरनेटिव कंसेप्शंस आर ऑलवेज बेसलेस एंड शुड बी हाईली डिस्करेज बाय टीचर, तो नहीं, ऐसा नहीं है, गलत है। ऑल्टरनेटिव कंसेप्शंस आर मीनिंगफुल इन मेडिएटिंग, हाँ कहीं ना कहीं ये मीनिंगफुल है। ऑल्टरनेटिव कंसेप्शन डॉट सिग्निफाई, ये कुछ भी सिग्निफाई नहीं करते एनीथिंग, तो हाँ ये बात गलत है। ऑल्टरनेटिव कंसेप्शंस गेट फॉर्म्ड ओनली अमंग दोज चिल्ड्रन हु हैव न्यूरो, सिर्फ ये उन्हीं के अंदर फॉर्म होते हैं जिनके अंदर न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स होता है, नो ये भी गलत है। सो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका बी, कि ये मीनिंगफुल होते हैं मेडिएटिंग चिल्ड्रंस, इन मेडिएटिंग चिल्ड्रंस के अंदर, ताकि वो उनकी जो एबिलिटी लर्न करने की वो डेवलप हो सके।
Then come to the next, which of the following emotion negatively impact learning? इनमें से कौन सा इमोशन है जो नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं लर्निंग को? क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी तो एक पॉजिटिव हो गया ना, खुशी. जॉय भी खुशी का एक वो हो गया. प्राइड, किसी चीज में प्राइड की. एंड होपलेसनेस. तो इसमें से ये तो बहुत ही इजी बेसिक सा क्वेश्चन है. अगर आप सारों वर्ड पढ़े, प्राइड, जॉय, क्यूरियोसिटी, ये तीनों ही कहीं ना कहीं पॉजिटिव वर्ड है. बट जो होपलेसनेस है ये नेगेटिविटी इम्पैक्ट लर्निंग इमोशन है. तो इसके सी पे आप मार्क करेंगे. नाउ अब हम बढ़ेंगे लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि इस वीडियो का है. विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एट्रीब्यूशंस ऑन सक्सेस ऑफ फेलियर ऑन अ टास्क is likely to cause decline in students' motivations and attempt to engage in similar tasks in the future. इनमें से कौन सा सेट ऑफ एप्रिशिएशन सक्सेस या फेलियर किसी भी टास्क में कहीं ना कहीं कारण है डिक्लाइन इन स्टूडेंट्स का? मोटिवेशन एंड अटेम्प्ट्स टू एंगेज इन सिमिलर टास्क इन दिस फ्यूचर. मोटिवेशन एंड अटेम्प्ट करना, एंगेज करना सिमिलर टास्क में इन फ्यूचर में. तो कौन सा सेट सही है? स्टेबल अनकंट्रोलेबल, अनस्टेबल कंट्रोलेबल, इंटरनल अनस्टेबल, इंटरनल कंट्रोलेबल. तो स्टेबल और अनकंट्रोलेबल, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन. सो ये थी आपकी वीडियो 15 क्वेश्चंस की. जल्दी मैं आपके साथ और भी वीडियोस लाऊंगी. एंड इफ यू वांट कि मैं पेडागोजी के अलावा और भी वीडियोस बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, ताकि मैं और भी वीडियोस आपके साथ शेयर कर सकूं. अगर ये 15 क्वेश्चन की सीरीज आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और उससे पहले आप क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि और भी जो वीडियोस मैं डालूं चैनल पे उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए. सो थैंक यू एवरीवन. एंड अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी और वीडियोस आने के लिए. सो बाय एवरीवन.